नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने के लिए क्लास लेकर आया हूँ, वो है हिंदी विषय की। उस क्लास को पढ़ाने से पहले हम आपको एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, परिचय कुछ इस प्रकार है कि हमारे चैनल का नाम है GS दुनिया, ठीक है। उस चैनल पर आप लोग को GS हिंदी की सारी क्लासेस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। संपूर्ण GS, उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमी, ठीक, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट जो कि एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं सब पूछे जाएंगे, ठीक। और हिंदी को लेकर के क्या बात है, हिंदी आप लोग को शुरुआत से ही पढ़ाई जाएगी, वो वर्ण से लगा करके, भाषा स्वरूप से लगा करके आपको लेटर राइटिंग तक, ठीक है। टॉपिक टू टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। बस ये है कि बस आप लोग एक एक टॉपिक को देखते रहिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, व्यंजनों का वर्गीकरण, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। दोस्तों, हिंदी में सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को मानते हैं हम लोग वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक। टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52, ठीक। कहीं कहीं स्वर 13 बताए गए हैं। 13 में दोस्तों दो जो होते हैं वो अयोग वाह होते हैं, ठीक। अयोग वाह, उसको हम अंग और आह के नाम से जानते हैं। अयोग वाह के बारे में हम लोग जो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 4 अंतस्थ, 4 संयुक्त, 1 अनुस्वार, 25 स्पर्श, 4 ऊष्म, 2 द्विगुण और 1 विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, ये यानी जिसको आह बोलते हैं, ठीक। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार को हम अंग बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों, व्यंजनों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम उसको 5 प्रकार से बांटते हैं, ठीक। नंबर 1, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। दोस्तों, जो कंठ का मतलब देखिए, हमारे कंठ यहाँ पे होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या आता है, कंठ, उसके बाद क्या आता है, तालु, ठीक, उसके बाद आता है मूर्धन्य और फिर आते हैं दंत और सबसे बाद में आती है ओष्ठ यानी कि ओठ, ठीक। तो उसी आधार पे हम लोग याद करेंगे। का वर्ग जो होता है वो कंठ से उच्चारित होता है, चा वर्ग जो होता है वो तालव्य से उच्चारित होता है, टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य से उच्चारित होता है और ता वर्ग जो होता है वो दंत से उच्चारित होता है और पा वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होता है, ठीक। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क च ट त प, ठीक। और इसको याद कर ले, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। मैंने बताया कि सबसे नीचे कंठ होता है, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दांत आते हैं, फिर होंठ आते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, क च ट त प, ठीक। ऐसे लाइन खींच लीजिए, कचट तप शब्द याद कर लीजिए, फिर इधर नीचे कंठ, तालव्य, ठीक, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक। कंठ, तालव्य, इस क्रम को आप याद करिएगा, ज़्यादा सही है, क्योंकि कचट तब तो याद ही हो जाएगा, लेकिन इस पे थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। चाहे आप समझ लीजिए कि सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ यानी कि कचट तप, ये हो गया। अब हम आते हैं उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर, ठीक। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 1, 2, 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास में कंपन के आधार पर और श्वास में अवरोध के आधार पर, ठीक। श्वास की मात्रा से मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं तो मात्रा का कम या ज़्यादा, सांस का कम या ज़्यादा निकलना, जैसे हवा जो है वो कम या ज़्यादा निकलती है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। अल्प प्राण का मतलब है जब सांस कम निकले, जैसे कि अल्प प्राण में क्या आता है, का, ठीक, और खा, गा, ठीक, फिर
ठीक। तो का बोलते हैं क, फिर ठीक ग। तो अल्प प्राण में क्या होता है, जो वर्ग होता है का वर्ग, ठीक, किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें, ठीक। तो पहला क्या है, जिसे का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक, ये क्या होंगे अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होगा, खा और घा। दोस्तों खा और घा बोलिए, खा, घा, तो हवा ज़्यादा निकलती है तो वो है महाप्राण, और ये है अल्प प्राण। एक और ट्रिक है हमारी कि 1, 3, 5 यानी कि सम और विषम। बस आप ये याद रखिए, सम संख्या जो होती है वो महाप्राण होती है, और विषम संख्या जो होती है वो अल्प प्राण होती है। जैसे सम हो गया 2, 4 और विषम हो गया हमारा 1, 3, 5, ठीक। ऐसे याद कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। सम विषम याद करिएगा, अल्प प्राण महाप्राण याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब श्वास में कंपन के आधार पर, श्वास में कंपन के आधार पर क्या होता है, 2 तरीके से, अघोष और सघोष, ठीक। अघोष क्या होता है, श्वास जो हम शब्द बोलते हैं, वो जो वर्ण बोलते हैं, तब जो है श्वास में कंपन कितना निकलता है, कम या ज़्यादा। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं, किसी भी वर्ण के पहले और दूसरे, जैसे का वर्ण है, का वर्ग के का आएगा और खा आएगा, वो होगा अघोष, ठीक। और सघोष में आएगा क्या, गा, घा, अंगा, ठीक, ये 3 आएंगे। तो अघोष सघोष इस तरीके से याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक भी है याद करने की अघोष सघोष की, कि आप इतने याद रखिए, अघोष सघोष 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। जिसे ये लिखा है, ये वर्ग लिखा हुआ है का वर्ग, ठीक, का, खा, गा, घ, ठीक, गा, घा, अंगा। तो इसमें क्या होता है, आप शुरुआत के 2 अघोष और लास्ट के 3 सघोष। सघोष को कहीं कहीं घोष भी लिखा रहता है, ठीक, पेपर में घोष नाम से देते हैं कि कौन सा घोष वर्ण है, ठीक। तो इतना याद रखिए कि अघोष पहले, सघोष बाद में। अघोष सघोष मतलब का, खा, और सघोष गा, घा, गा, ठीक है। अब आ जाइए आप श्वास में अवरोध के आधार पर, ठीक। जब हम वर्ण बोलते हैं तो सांस में कितना अवरोध पैदा होता है, उस हिसाब से इसको हम स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, उक्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित, अंतस्थ, स्पर्श संघर्षी और अनुनासिक, इतने भागों में बांटते हैं, ठीक। तो स्पर्शी क्या होता है हमारा, का हो गया, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, ठीक। बहुत लंबा लग रहा है ना आपको, इतना स्पर्शी याद करने में, इतने कैसे याद करेंगे, ये कुछ नहीं है, ये बहुत सरल है। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी वर्ण के शुरुआत के 4, जैसे कि का वर्ग के, वर्ग है, वर्ग के का वर्ग के 4, ठीक, का, खा, गा, घा, ठीक। फिर आप टा वर्ग के 4 ले लीजिए, टा, ठा, डा, ढा, ढा, ठीक, टा, ठा, डा, ढा। और फिर ता वर्ग के ले लीजिए, ता, था, दा, धा, ठीक, ये 4 हो गए, ठीक। फिर पा वर्ग के ले लीजिए, पा, फा, बा, भा, हो गया। हर वर्ग के का, च, ट, त, प, ठीक। का वर्ग के 4, फिर चा वर्ग के 4, फिर ता, फिर पा, ठीक। तो कचट तब के वर्ग के 4, का के, चा के, टा के, ता के, पा के, ठीक। कचट तब के 4, शुरुआत के 4 जो वर्ण हैं वो स्पर्शी कहलाते हैं। अब आ जाइए स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में पूरा का पूरा चा वर्ग आता है, ठीक। आपको दूसरा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि बस सिर्फ चा वर्ग याद कर लीजिए, वो स्पर्श संघर्षी है। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये ढा और ढा, ठीक, अड़ा और ढा, ढा और ढा, यानी कि द्विगुण व्यंजन, द्विगुण। इसमें 2 गुण होते हैं। ये जो ढा होता है, अड़ा, ये बनता है डा प्लस रा से,
और ये ढ़ा बनता है जो वो बनता है ढा प्लस रा से, ठीक। इसीलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उक्षिप्त जब हम इक्षुप्त व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी ढ़ा पलटती है, ढ़ा, तो जो है ढ़ा, तो इसीलिए इसको हम उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन हमारा क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है ला। लुंठित व्यंजन क्या होता है? रा बोलते हैं तब भी जीभ हमारी लुंठित होती है, रा मतलब 3-4 बार कंपन करती है, रा, ठीक। अंतस्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, लगभग 11 लाभा, ठीक। संघर्षी क्या होते हैं? सा, 3 प्रकार के सा। ये कौन सा सा हमारा है? दंत सा है, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा। यह ध्यान रखिए आप लोग, ये मत कहा करिए कि छोटी सा, बड़ी सा, फिर चिर्री सा, ये गलत होता है। कोई सब छोटी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, बच्चों को याद करने के लिए। अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग इसको कहेंगे। ये हो गया हमारा, ये हमारा है दंत सा, ठीक। ये हमारा है तालव्य सा, ये हमारा है मूर्धन्य सा। इधर हमने लिखा भी होगा, ये देखिए तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा, ठीक। और सा का उच्चारण क्या होता है? ये होता है हमारा सा, ये होता है शा, ये होता है शा, ये सा, ये शा, ये शा, ठीक। ये दंत सा, ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा। अब आ जाइए आप लोग अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक वो होते हैं जो किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक। अनुनासिक, अनुनासिक किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर को अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, ठीक। अनुनासिक कहते हैं। ये देखिए, ये और ये 1 2 3 4 5, ठीक। कावर्ग का, चावर्ग का, टावर्ग का, तावर्ग का, पावर्ग का, ठीक। ये अनुनासिक होते हैं। इन्हीं से हमारी अंक की बिंदी लगती है, ठीक है। जैसे हम गंगा लिखेंगे तो गंगा ऐसे लिखा जाता है, गंगा, ठीक। अब तो ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं हम लोग को ऐसे लिखे देखना होगा, गंगा, ठीक। ये तो क्या होता है? गंगा। देखिए गा वर्ग है, गा वर्ण है, तो अंक के लिए इसी वर्ग का पंचमाक्षर लगेगा, ठीक। गंगा। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे चा है, तो अगर हम चंचल लिखते हैं तो चंचल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चंचल माना जाएगा सही। लेकिन अब तो हर अनुस्वार की जगह अंक की बिंदी ही वही काम करती है, तो चाहे गंगा हो तो ऐसे और चंचल हो तो ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक। ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। अब आते हैं कहाँ पे? तो इतना वर्गीकरण हो गया किसका? हाँ, एक और आपका वर्ण होता है, वो होता है हा। हा जो है वो स्वर यंत्रीय होता है, जैसे कि इसको काकल्य भी कहते हैं, काकल्य व्यंजन जो है वो हा है। हा बोलने में कहीं पर भी हमें रुकावट नहीं आती है, जैसे हा, ठीक। तो ध्वनि में कहीं रगड़ नहीं, हवा में कहीं रगड़ नहीं खाती, सांस कहीं रगड़ नहीं खाती है, तो सीधा उसको इसलिए स्वर यंत्री बोलते हैं, इसे काकल्य कहते हैं, ठीक। और स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे। स्वर जब उच्चारण करने पर कभी श्वास हमारी कहीं अवरोध, श्वास का अवरोध ना हो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाएँ, वो स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ठीक, आ, ई, ऊ, है ना। और व्यंजन जो होते हैं जब हमारे स्वर के साथ मिलकर के जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर मिक्स हुए व्यंजन नहीं बन सकता। जैसे कि का लिखा है हमने का, तो का में हमारा का, ठीक, प्लस आ, ये हमारा क्या है? व्यंजन है, ठीक है। वो स्वर है, ये व्यंजन है स्वर, ठीक। स्वर में भी संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे कि ए, ठीक, है ना। तो ये लेकिन ये जो होते हैं वो स्वरों से ही मिलकर बनते हैं, आ प्लस ई, है ना, इस तरीके से। तो और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, सबको पता है। तो स्वर स्वतंत्र रूप से इसलिए आप कहोगे छुटा, तो छुटा थोड़ा ही बोला जाएगा, छोटा आ ना बोला जाएगा, ना ही बोला जाएगा बड़ा आ।
आ, ई, ठीक है, ऊ, इस तरीके से बोला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कुछ नए टर्म्स आप लोग को बता रहा हूँ, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। जो हमने यहाँ ध्वनि लिखा है, कहीं कहीं लिखा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि उच्चारण की दृष्टि से पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहाँ पर हम अगर ध्वनि ऑप्शन है तो हम ध्वनि ही लगाएंगे, सही हमारा हो जाएगा। ध्वनि लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ध्वनि होती हैं। ठीक है, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, ठीक है, और क्या नाम, 3 युग्मक ध्वनि। ठीक, संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, ठीक, संपृक्त ध्वनि, ठीक, और युग्मक ध्वनि, ठीक। तो युग्मक ध्वनि क्या होती है? संयुक्त। संपृक्त ध्वनि क्या होती है? संयुक्त ध्वनि क्या होती है? अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर हमारे जो है ये अर्धस्वर होते हैं, या और वा। ठीक, ये अर्धस्वर होते हैं हमारे, तो इनको अंतस्थ भी कहते हैं और अर्धस्वर भी होते हैं। एक एक वर्ण जो है कई कई उच्चारण में कई कई जगह आता है, जैसे कि हमारा ये अर्धस्वर में भी आता है और अंतस्थ में भी आता है, ये संघर्षी में भी आता है, और जो है इधर स्पर्शी में भी आते हैं ना। तो ये हमारे जो है ऊष्म व्यंजन में भी आते हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन में भी ये, इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो इधर हमारा जब युग्मक ध्वनि क्या होती है, जैसे कि कोई शब्द है जिसमें कोई भी व्यंजन आता है वो आधा आता है, तुरंत भी पूरा आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? युग्मक ध्वनि। ठीक है, और संपृक्त ध्वनि क्या होती है? जैसे कोई भी शब्द हमारा है उसको लिखते हैं तो उसमें जो व्यंजन जो होता है वो आधा आता है, उसके ठीक बाद पूरा व्यंजन आता है, बीच में आधा व्यंजन आता है, जैसे कंबल, है ना। ये हमारा हो गया संपृक्त में। जैसे संयुक्त में जब कोई शब्द अर्ध व्यंजन से स्टार्ट होता है, ठीक है, अर्ध व्यंजन यानी आधा, तो जैसे प्रारंभ, ठीक, प्रारंभ में क्या आधा है? पा आधा है कि रा आधा है? प्रारंभ में हमारा पा आधा है, ठीक, रा नहीं आधा। प्रारंभ, रा तो पूरा है। जैसे द्वारा, ठीक है ना, द्वारा में हमारा जो है दा आधा है, वा पूरा है, ठीक। और ये संपृक्त ध्वनि पर आते हैं। संपृक्त ध्वनि बताए दिए कि 2 व्यंजनों के बीच में जो अर्ध व्यंजन आ जाता है, दो पूर्ण व्यंजन के बीच में जो कोई एक अर्ध व्यंजन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। युग्मक ध्वनि जैसे कि हमारा हो गया उज्ज्वल, ठीक है ना, ये सब हमारे युग्मक ध्वनि में आते हैं, ठीक। तो आशा है आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। ये पूरा हो गया वर्गीकरण। अब क्या बचा? अब तो कोई मेरे ख्याल से कुछ खास बचा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम अगली क्लास जो है वो स्वरों का वर्गीकरण पर लाएंगे। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक, स्वरों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हमने सोचा था कि पहली क्लास जो है व्यंजनों के वर्गीकरण पर ही करते हैं। दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण तब ज़्यादा पूछा जाता है जब पेपर हमारा खास कठिन नहीं होता है, लेकिन जब पेपर हमारा कठिन हो जाता है तब व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा कम होकर के स्वरों का वर्गीकरण अधिक पूछ दिया जाता है, ठीक, स्वरों का वर्गीकरण। क्योंकि स्वर का वर्गीकरण जो है बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसी कई आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें हम कल क्लास लाएंगे। इसलिए मैंने अयोगवाह शब्द की मीनिंग असल में क्या होती है नहीं बताया है, ठीक है, खाली बता दिया अयोगवाह क्या होते हैं, अंगा, इस तरीके से। लेकिन वो हम बताएंगे स्वरों के वर्गीकरण में ही पूरा आप लोग को स्वरों के बारे में जानकारी देंगे। तो आशा है आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी।
तो अच्छी लगी है तो बस एक काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट कंपलसरी है, ठीक। क्योंकि शुरुआत में क्लास स्टार्ट किए हैं, चैनल तो मेरा काफ़ी दिनों का बना हुआ था, लेकिन क्लास तो अब से स्टार्ट करी है। तो जो कोई भी कमेंट हो, कुछ सुझाव हो, ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट जो है कंपलसरी है, आराम से आप कमेंट करिए, जो बिल्कुल जैसा आप लोग को उचित लगे वो कमेंट करिएगा, उसको हम लोग अमल में ज़रूर लाएंगे। और जीएस की बात है दोस्तों, तो जीएस संपूर्ण पढ़ाई जाएगी, सब्जेक्टिव जीएस के अलावा, ठीक, सब्जेक्टिव जीएस के अलावा हम यहाँ पर कुछ अलग टाइप की जो एक आम नागरिक को जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग जीएस जिसको बोलते हैं, इंटरेस्टिंग जीएस। वैसे तो जीएस तो सारी इंटरेस्टिंग होती है, हमको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जीएस, क्योंकि जीएस में हमें बहुत अच्छा लगता है क्या, हमारा जियोग्राफी, ठीक है ना। जियोग्राफी जब पढ़ते हैं अपने देश के भूगोल के बारे में, तब ही बड़ा मज़ा आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल जीएस सारी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो सब्जेक्टिव जीएस भाई मानते हैं जो खास करके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो हमारी सब्जेक्टिव जीएस होती है। और उसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत रूप से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ इंटरेस्टिंग जीएस भी पढ़ाई जाएगी आप लोग को, ठीक है दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके।